नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। बस्तर के बीजापुर में हफ्ते के रोज नक्सलियों ने 700 जवानों को घेर कर हमला किया। इस हमले में 24 जवान शहीद हो गए। इनमें कोबरा बटालियन के 9, DRG के 8, STF के 6 और एक बस्तरिया बटालियन का जवान शामिल है। इस बीच ग्राउंड जीरो का एक वीडियो सामने आया जिसमें 20 जवानों की लाशें मकामे वाक़े पर ही दिखाई दे रही हैं। वीडियो इस वाक़े के 24 घंटे बाद सामने आया और तब तक रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंची थी। हालांकि बाद में रेस्क्यू टीम पहुंची। उस टीम पर भी नक्सलियों ने हमला कर दिया। उन्होंने IED ब्लास्ट भी किया। इस हमले में एक जवान जख्मी भी हुआ। 20 जवानों की लाशें लोकेट कर लिए गए हैं। उनके रिकवर करने के लिए मरकजी एजेंसियों और एयरफोर्स की मदद मांगी गई। करीब 700 जवानों को नक्सलियों ने बीजापुर के तर्रेम इलाके में जूनागढ़ पहाड़ियों के पास घेर लिया था। 3 घंटे चली मुठभेड़ में 9 नक्सली भी मारे गए हैं। करीब 30 जवान जख्मी हुए हैं। मुठभेड़ के बाद से 21 जवान लापता हैं। एक अखबार ने दावा किया है जराये को कोट करते हुए कि CRPF के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के 15 जवान अभी तक लापता हैं। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है वो नक्सलियों की 1st बटालियन का इलाका है। 20 दिन पहले UAV की तस्वीरों से वहां बड़ी तादाद में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस को जूनागढ़ की पहाड़ियों पर नक्सलियों के डेरे जमाने की इत्तला मिली थी। जुमेरात की रात को ही CRPF के कोबरा कमांडो, CRPF बस्तरिया बटालियन और स्पेशल टास्क फोर्स के 2000 जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया था। लेकिन हफ्ते के रोज नक्सलियों ने 700 जवानों को घेर कर हमला बोल दिया। नक्सलियों ने एक बड़े एम्बुश में जवानों को फंसा लिया और तीनों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू हुई और शाम करीब 5:30 बजे यानी 5 घंटे तक चली। इस दौरान नक्सलियों ने UGNL रॉकेट लॉन्चर, इंसास और AK-47 से हमला किया। पुलिस डायरेक्टर जनरल P. सुंदरराज ने बताया कि मौके पर 180 नक्सलियों के अलावा कोंटा एरिया कमेटी, पामेड़ एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी और बासागुड़ा एरिया कमेटी के लगभग 250 नक्सली भी थे। इतला मिली है कि नक्सली 2 ट्रैक्टरों में लाशों को ले गए। उज्जैन के फ्रीगंज में एक निजी अस्पताल के कोविड वार्ड में इतवार की सुबह करीब 11:30 बजे आग लग गई। आग से 4 मरीज झुलस गए। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वाक़े के वक्त अस्पताल में 80 मरीज भर्ती थे। इनमें 24 कोविड मरीज थे। सभी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। फ्रीगंज में पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नाम से उमाशंकर पाटीदार का अस्पताल है। 2 मंजिल के इस निजी अस्पताल में जिले भर के मरीज आते हैं। इतवार की सुबह करीब 11:30 बजे अस्पताल की दूसरी मंजिल पर कोविड वार्ड में तैनात वार्ड बॉय ने धुआं उठते देखकर इंतजामिया को इत्तला दी। देखते ही देखते अस्पताल में धुआं फैल गया। खिड़कियां तोड़कर किसी तरह मरीजों को निकाला गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने पर अस्पताल में भर्ती सभी 80 मरीजों को निकालने का काम शुरू किया गया। इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। भर्ती मरीजों के रिश्तेदार भी अस्पताल में ही मौजूद थे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद 20 एम्बुलेंसेस की मदद से मरीजों को शिफ्ट किया गया। इन मरीजों में से कुछ को आरडी गाड़ी और
गुरु नानक अस्पताल भेजा गया। आग से कोविड वार्ड में मौजूद सभी मशीनों और फर्नीचर भी जल गया। अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन इस वाक़े के वक्त फायर अलार्म नहीं बजा। इससे अस्पताल में के सिक्योरिटी इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज कोरोना इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन पर हाई लेवल मीटिंग की। ये मीटिंग ऐसे वक्त में बुलाई गई है जब मुल्क में बीते दिन यानी पिछले 24 घंटों में 93,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। पीएम ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों में अवेयरनेस और उनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक बिहेवियर और वैक्सीनेशन को संजीदगी से अपनाया जाता है तो ये वबा को रोकने में असरदार होगी। पीएमओ के मुताबिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इन्फेक्शन की रोकथाम के तरीके को बेहतर तरीके से लागू करने की खास तौर से ज़रूरत पर जोर दिया। इसमें एक्टिव केसेस की तलाश और कंटेनमेंट जोन के मैनेजमेंट में कम्युनिटी वॉलंटियर्स की हिस्सेदारी भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़्यादा केसेस वाले रियासतों और ज़िलों को मिशन मोड में काम जारी रखने के लिए कहा। पीएम ने अहकाम दिए हैं कि इन्फेक्शन के नए मामलों में तेज बढ़ोतरी और मौतों के मद्देनजर महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में मरकज से टीमें भेजी जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 15 महीनों में मुल्क ने कोरोना से लड़ाई में जो हासिल किया है उसे खोने नहीं देना है। मीटिंग में पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हेल्थ, डीजी आईसीएमआर और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 5,39,695 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 8,379 लोगों की मौत भी हुई। रोजाना आने वाले केसेस की बात करें तो अब हिंदुस्तान में रोज दुनिया के सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। दुनिया में अब तक 13 करोड़ 13 लाख लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ 57 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 28,58,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। यहां हफ्ते के रोज यानी पिछले 24 घंटों में 92,994 मुतासरीन की पहचान हुई। इस दौरान 60,059 लोग ठीक हुए और 514 लोगों की जान गई। एक दिन में मिलने वाले मुतासरीन की बात करें तो बीते दिन 199 यानी 199 डेज 6.5 महीने बाद इतनी बड़ी तादाद में मुतासरीन की पहचान हुई। इससे पहले 17 सितंबर को 96,787 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई थी। मौत के मामले में लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा लोगों की जान गई। इससे पहले जुमे के रोज 713 लोगों की मौत हुई थी। मुल्क में अब तक करीब 1 करोड़ 24 लाख लोग इस वबा की चपेट में आ चुके हैं। करीब 1 करोड़ 16 लाख ठीक हो चुके हैं। 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। 6,87,000 लोगों का इलाज चल रहा है। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हफ्ते को यानी पिछले 24 घंटों में रियासत में 49,487 मुतासरीन मिले। यह आंकड़ा वबा शुरू होने के बाद से एक दिन में मिलने वाले मरीजों की सबसे बड़ी तादाद है। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा 29,53,000 पर पहुंच गया है। इसमें 4,01,000 एक्टिव केसेस है। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल यानी अगले जुमे की शाम 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक हर वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बसों, ट्रेनों, टैक्सियों समेत ज़रूरी खिदमात और ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट की इजाज़त रहेगी। रियासत के वजीर नवाब मलिक ने बताया कि इसके साथ ही 5 से ज़ायद अफराद के एक साथ जमा होने पर बैन होगा। सरकारी ऑफिसेस 50% कैपेसिटी पर काम करेंगे। 50% बैठने की कैपेसिटी पर प्राइवेट व्हीकल्स को चलाने की इजाज़त रहेगी। दिन में गाड़ियां चलेंगी, लेकिन रिक्शा में एक ड्राइवर और 2 लोगों को इजाज़त होगी। टैक्सी 50% लोगों के साथ चलेगी। बसों में खड़े होकर सफ़र करना मना है। मजहबी मकामात पर पुजारी और मुलाजमीन को ही इजाज़त होगी। वहीं वजीर असलम शेख ने बताया कि पाबंदियों के दिन रेस्टोरेंट से खाना सिर्फ ले जाने और पार्सल खिदमात के लिए इजाज़त रहेगी। ऑफिस के लिए मुलाजमीन को घर से काम करना होगा। गार्डन्स या समंदर की जो बेस होते हैं, बीचेस होते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया और दीगर मकामात सहित
समेत खुले मकामात पर जाने पर पाबंदी होगी। तेलंगाना में कोविड-19 के 1321 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,12,140 हो गई है। रियासत में बहशत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1717 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 293 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,02,500 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात यानी एक्टिव केसेस की तादाद 7,923 है, जिनमें 3,886 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। सुपरस्टार अक्षय कुमार के बाद अब हीरो नंबर 1 के नाम से मशहूर गोविंदा भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। 57 साल के एक्टर ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने जांच कराई थी और कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़रूरी एहतियात भी बरत रहा था। हालांकि मामूली से अलामत के चलते आज मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गोविंदा ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा कि घर में स्टाफ मेंबर्स समेत सभी का टेस्ट नेगेटिव आया है। सुनीता, जो उनकी बीवी है, कुछ हफ्ते पहले कोविड से रिकवर हुई हैं। वो होम क्वारंटाइन में हैं और मेडिकल गाइडलाइंस पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि एहतियात बरतें और अपना ख्याल रखें। हफ्ते की रात अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर दी थी। 53 साल के एक्टर ने लिखा था कि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि आज सुबह मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। सभी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा हूं। मैं फौरी खुद को आइसोलेट कर रहा हूं। मैं होम क्वारंटाइन में हूं। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और रोज आने वाले नए केसेस पहले पीक के करीब आ चुके हैं। मुल्क के अलग अलग शहरों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन जिन 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हैं, उनमें कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां खुद कायदीन उड़ा रहे हैं। इन इंतखाबी रियासतों में सिर्फ केरल ही एक स्टेट है जहां कोरोना के केसेस कम हुए हैं। बंगाल में 1 मार्च तक औसतन 171 नए केसेस आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल को यह तादाद बढ़कर 1274 हो गई। तमिलनाडु में 1 मार्च तक औसतन 474 कोरोना के केसेस आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल को वो आंकड़ा 2817 पर पहुंच चुका था। आसाम में 1 मार्च को केसेस की औसत तादाद 15 थी, लेकिन 1 अप्रैल में वहां भी 50 मरीज मिले। वेस्ट बंगाल में 1 अप्रैल को हुए दूसरे फेज के इंतखाबात के बाद 20 से ज्यादा ऑब्जर्वर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने हफ्ते को यह जानकारी दी। इलेक्शन कमीशन के जराये ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए 20 लोगों में से कुछ की रिपोर्ट ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही आ गई थी। इनमें से ज्यादातर वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा थे और अब आइसोलेशन में है। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह वेस्ट बंगाल में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हफ्ते को वहां 1736 नए केसेस दर्ज किए गए। रियासत में लगातार तीसरे दिन 1000 से ज्यादा केसेस मिले। इलेक्शंस की शुरुआत के बाद से बंगाल में 50 से ज्यादा बड़ी रैलियां और रोड शो हो चुके हैं। आगे के मरहलों के इंतखाबात में इससे भी ज्यादा मीटिंग्स होनी है। अभी तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी से लेकर वजीर आला ममता बनर्जी तक किसी की भी रैली में भीड़ कोविड गाइडलाइंस पर अमल करती नहीं दिखी। डॉक्टर्स केसेस में इजाफे को इसकी सबसे बड़ी वजह मानते हैं। भोपाल के खाजी कैंप में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस एहलकारों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। एक चाय वाले और उसके बेटे ने पुलिस वालों पर खौलती चाय फेंक दी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर धक्का मुक्की भी की। दूसरी तरफ खवातीन ने छत से पुलिस वालों पर पत्थर फेंके। इस हमले में एएसआई समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने 16 मुलजिमीन पर मामला दर्ज किया है। अहम मुलजिम जाहिर समेत 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वाकया हफ्ते की रात 11 बजे का है। दूसरी तरफ मुलजिमीन के अफराद खानदान ने भी पुलिस पर घर में घुसकर खवातीन से मारपीट करने का इल्जाम लगाया है। इस मामले में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इनमें खवातीन और बच्चे रोते दिख रहे हैं। एक खातून गले में चोट का निशान दिखा रही है, वहीं एक बच्ची के पैर में भी चोट दिख रही है। वीडियो में इल्जाम लगाया जा रहा है कि पुलिस ने खवातीन और बच्चों तक को पीटा और तोड़फोड़ की। लड़ना
बड़ा बड़ा गलत गलत लोहे का स्टील का पाइप था, उससे मारे थे। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के नंदीग्राम में पोलिंग बूथ पर धांधली की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने इतवार के रोज जवाब दिया। अपने जवाब में इलेक्शन कमीशन ने ममता के सभी इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। कमीशन ने कहा था कि ममता ने जो इल्जामात लगाए थे उनमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई। ईसी ने कहा कि बीएसएफ जवानों की तरफ से वोटिंग के दौरान गड़बड़ी किए जाने का भी कोई सबूत नहीं मिला। इस दौरान कोई बाहरी शख्स पोलिंग बूथ के अंदर नहीं गया जिससे पोलिंग मुतासिर हो सके। ममता ने नंदीग्राम में प्राइमरी स्कूल में बने बूथ नंबर 7 में गड़बड़ी होने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद कमीशन ने इसके जवाब में पूरी टाइमलाइन जारी की। इसमें सुबह 5:30 बजे की मेडिकल मॉक ड्रिल से लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होने और शाम तक वोटिंग खत्म होने तक का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया। कमीशन ने कहा कि बूथ नंबर 7 में वोटिंग शुरू होने से पहले वहां मौजूद सभी अहम सियासी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में मॉक ड्रिल हुई और उसके बाद वोटिंग हुई। कमीशन ने कहा कि ड्यूटी के दौरान सेंट्रल फोर्सेस के जवान ना बूथ के अंदर गए और ना ही किसी वोटर को अंदर आने से रोका। इलेक्शन कमीशन ने अपने 6 पेज के जवाब के साथ ममता की चिट्ठी भी पब्लिक की, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखी थी। मगरबी बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने इतवार को इल्जाम लगाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के गुंडों को लाकर गुजराती बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक पब्लिक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हम बंगाल को गुजरात जैसा बनने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फिरका वाराना गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रही है। वजीर आला ने सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है कि वो किसानों को पैसा दस्तयाब करा रही है। हमने उन्हें यानी मरकजी हुकूमत को मुस्तहिकीन की फहरिस्त भेजी थी, वो पैसा क्यों नहीं भेज रहे हैं। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि मोदी सिंडिकेट 1 है और अमित शाह सिंडिकेट 2 है। वो अभिषेक के घर एजेंसियों को भेज रहे हैं, सुदीप और स्टालिन की बेटी के घर एजेंसियों को भेज रहे हैं, वो मुसलसिल पुलिस अफसरान को बदल रहे हैं। इससे पहले हुगली जिले में एक अवामी जलसे में ममता बनर्जी ने हैरत जाहिर करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्या भगवान या सुपर मानव हैं जो असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त जीत का दावा कर सकते हैं, जबकि 6 मरहलों के इंतखाबात अभी बाकी हैं। ममता बनर्जी वजीर आजम के इस बयान का जिक्र कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब में शामिल होंगे और जितनी जल्द मुमकिन हो सके प्रधानमंत्री किसान निधि योजना नाफिज करने की दरखास्त करेंगे। तृणमूल सुप्रीमो ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट या इसके बानी का नाम लिए बगैर कहा कि बीजेपी एक शख्स को अक़लियतों का वोट काटने के लिए पैसे दे रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज केरला में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने समाज के मुख्तलिफ तबकात के अफराद से बाज़ाब्ता मुलाकात की, बातचीत की और उनके मसाइल सुने और उन्हें कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने की दरखास्त की। 400 around what is maintenance cost? At least 500 minimum, then only you can maintain. Now it is not happening. He has only one rickshaw. Only rickshaw only one. Does he share it with someone or he does not with himself? No, he himself is there. And how many hours a day does he run? എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു ദിവസം? ദിവസം നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് നമ്മള് ആരെപ്പോ വിളിച്ചാലും നമ്മള് Then towards that like he is available day and night. And does he get rides using his phone at all or no? Does he use his phone to get rides? ഫോണിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ആ ഫോണിലാണ് പള്ളിയില്ലേ അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ ചർച്ച് place. Then he will get phone calls. And what percentage of his rides come from phone calls? ഫോൺ കോളിന് എത്ര ശതമാനം വരുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും? 80% ഫോൺ. 80% from phone. So they call him and say, please come to this place. Yeah. വീട്ടു സാധനങ്ങളായിട്ട് ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കാനോ അതിനും ഇതിനൊക്കെ For gas, fuel, for home materials. And how many children does he have? And what is boy or girl? And what is she doing? കല്യാണം She married. And how much money
does he need to run his household? എത്ര രൂപ വേണം ഒരു മാസം Comfortable. വീട്ടിലേക്ക് ചെലവ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു 400 500 he needs for a day. And on how many days in the month does he make 500? എത്ര ദിവസം ഈ 500 ബാക്കി ഉണ്ടാവും? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് ഓട്ടമല്ല. ചില ദിവസം ചിലപ്പോ 1000 ഉറുപ്പിക പോകും, ചില ദിവസം 500. അങ്ങനെ ഒരു ശരാശരി നമ്മളൊരു വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ചെറിയ Some days we get 500 also. It's no uniform. But generally 50% pays 500 or less than that? 50% അല്ല കൂടുതൽ 500 കൊടുക്കും. 50% Does he have any health issue because നമ്മൾ of driving? വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും പറ്റില്ല. ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഇല്ല, ആരോഗ്യ Back problem? പിന്നെ ചെറുതെല്ലാം that usually we have Back problem. Thank you for the right. ഓട്ടോ സബ്സിഡി പറഞ്ഞില്ല, ഓട്ടോ സബ്സിഡി. Okay. राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर के पास इतवार की सुबह एक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सांचौर के रहने वाले गणपत लाल सुथार के 2 बेटे, बीवी और उनके नवासे और नवासी शामिल हैं। ये लोग कार से जोधपुर से सांचौर आ रहे थे। घर पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गणपत लाल सुथार के 2 बेटे 25 साल के दिनेश कुमार और 22 साल के भजन लाल, बीवी शांति देवी जिनकी उम्र 52 साल थी और उनकी 2 बेटियों के बच्चे जसराज 12 साल और हतीसा 5 साल की इस हादसे में मौत हो गई। ये सभी जोधपुर से अपने घर सांचौर आ रहे थे। सांचौर से 10 किलोमीटर पहले मीठी बेरी चितलवाड़ा पुलिस स्टेशन इलाके के नेशनल हाईवे पर पड़ाव के पास उनकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इससे कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे जा घुसा। पुलिस ने इलाके के लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। 5वें भजनलाल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मुतासिरा खानदान के जो सरबराह हैं गणपत लाल सुथार सांचौर में कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के लीडर हैं। राजस्थान में अलवर जिले के सत्तापुर थाने इलाके में किसान लीडर राकेश टिकैत पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार लोगों को अदालत ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने बताया कि किसान लीडर राकेश टिकैत पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार 16 लोगों को आज किशनगढ़ बास अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने तमाम को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का हुक्म दिया। उधर राकेश टिकैत पर हमले के खिलाफ शाहजहांपुर में आज जाम लगा दिया गया। टिकैत पर हमले के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर दिल्ली से जयपुर जाने वाली पोस्ट को बंद कर दिया। तहरीक के मकाम पर संयुक्त किसान मोर्चा के पवन दुग्गल, डॉक्टर संजय माधव ने खिताब करते हुए किसानों पर हमले को बर्दाश्त नहीं करने की वार्निंग दी। ख्याल रहे कि जुमे को बांसोर में मीटिंग करने जाते वक्त तत्तारपुर चौराहे पर टिकैत के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। टिकैत पर काली स्याही भी फेंकी गई थी। सऊदी अरब के नायब वजीर हज व उमरा डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान मुशात ने बताया कि हरम मक्की में मुतमरीन के इस्तकबाल के लिए कायम करदा मराकिज़ में नमाजियों और मुतमरीन में गैर मजाज अफराद की निशानदही की गई है। उनका कहना है कि ए-तमन्ना ऐप के जरिए की जाने वाली निशानदही से पता चला है कि हरम मक्की में ऐसे अफराद भी दाखिल हुए हैं जिनके पास हरम में दाखिल होने का इजाज़तनामा नहीं है और दीगर कवायफ नहीं थे। एक बयान में डॉक्टर सुलेमान मुशात ने बताया कि हरम मक्की में दाखिले के हवाले से वज़ा करदा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की निशानदही पर फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को मुतल्ला किया गया, जिन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें हरम की हुदूद से बाहर निकाल दिया। सऊदी अरब के नायब वजीर हज का कहना है कि हुकूमत बैतुल्लाह में उम्रे की सादत के हुसूल और नमाज की अदायगी के लिए आने वाले मुसलमानों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस मकसद के लिए नमाजियों और दीगर ज़ायरीन की सहूलत की खातिर ए-तमन्ना ऐप मुतारिफ करवाई गई और इससे किसी भी ज़ायर को हरम में दाखिले के लिए इस एप्लीकेशन के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है। उन्होंने कहा कि हरम में नमाजियों और मुतमरीन के दाखिले के लिए कायम करदा शराइत का मकसद मौजूदा वबाई अय्याम में हरम मक्की में नमाजियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। उन्होंने ज़ायरीन बैतुल्लाह पर जोर दिया कि वो गैर मजाज अफराद की हरम की हुदूद में मौजूदगी
या वहां पर दाखिले की कोशिश करने वाले अफराद के बारे में मुतल्लिका हुकाम को इत्तला दें, ताकि हरम मक्की में आमद और रफ्त के लिए वज़ा करदा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी को रोका जा सके। दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओज की बात करें तो पहला नाम अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई का आता है। इनके बाद एलन मास्क, टीम कुक और सत्या नाडेला जैसी हस्तियां। लेकिन ब्रिटेन की एक खातून सीईओ ने सैलरी के मामले में इन सबको पीछे छोड़ दिया है। ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म Bet365 की फाउंडर और सीईओ डेनिस कोड्स को माली साल 2020 में 4,750 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। 53 साल की कोड्स ब्रिटेन की सबसे अमीर खातून भी हैं और अब वो दुनिया के सबसे ज्यादा पैकेज पाने वाली सीईओ की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक वो पहले ही दुनिया की सबसे अमीर 500 लोगों में शुमार है। पिछले एक दहे में कोड्स ने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। लगभग 2 दशकों पहले शुरू हुई Bet365 को ऑनलाइन गेम बेटिंग की वजह से फायदा मिला है। कंपनी की नेटवर्थ करीब 30,000 करोड़ रुपए है। कंपनी को 2020 में 28,400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, जो बीते साल के मुकाबले में 8% कम है। शेफील्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद कोड्स अपने वालिद की गैम्बलिंग की दुकानों की एक छोटी सी चेन की अकाउंटेंट बन गई। 22 साल की उम्र में वो एमडी बन गई। दुकानों की तादाद बढ़ाने के साथ उन्होंने बिजनेस ऑनलाइन ले जाने का फैसला लिया। स्टॉक सिटी फुटबॉल क्लब का जो उनका जीपीए भी उनके पास है। ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स में शामिल 17 ब्रिटिश अमीरों में कोड्स अकेली खातून हैं। इनमें वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन और टोटेनहम हॉटस्पर फुटबॉल क्लब के मालिक जो लुई शामिल हैं। अमेरिका में 122 साल की रिकॉर्ड बर्फबारी के 55 दिन बाद गर्मी ने 111 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेजी से बढ़ी इस गर्मी की वजह से लोग समुद्री तटों की ओर यानी बीचेस का रुख करने लगे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अमेरिका में मार्च अप्रैल में टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन इस साल ये 33 डिग्री तक पहुंच गया है। ये पिछले सालों के मुकाबले 7 से 8 डिग्री तक ज्यादा है। सैन डिएगो में वाक़ नेशनल वेदर सर्विसेज के मौसम जो वेदर साइंटिस्ट मार्क मीडे ने बताया कि इस साल सर्दियों में रिकॉर्ड बर्फबारी तो हुई, लेकिन सर्दी अचानक खत्म हो गई। इस वजह से अमेरिका और यूरोप में हीट वेव चलने लगी। इस वजह से जो गर्मियों का जो मौसम आना था वो वक्त से पहले ही आ गया। मीडे के मुताबिक चारशंबे के रोज जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 32.7 रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 1910 में 31 डिग्री टेम्परेचर वहां पे दर्ज किया गया था। मालूम हुआ कि 5 फरवरी को अमेरिका में 5 फीट तक बर्फबारी हुई थी। अमेरिका कोई पहला मुल्क नहीं है जहां मार्च में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी। फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और जर्मनी में भी इस साल वक्त से पहले गर्मियां आ गई। चारशंबे को नीदरलैंड्स में 27.2, जर्मनी में 26, ब्रिटेन में 25 और फ्रांस में 26 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। इन मुल्कों में मार्च में औसतन टेम्परेचर 18 डिग्री तक रहता है। आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत मुफक्किर इस्लाम अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुपुर्द खाक हुए। आप अपने वालिद अमीर शरीयत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी और दादा कुतुब आलम मौलाना मोहम्मद अली मुनगरी के पहलू में खानकाह रहमानी के अहाते में अबदी नींद सो गए। नमाज जनाजा अमीर शरीयत के खलीफा अरशद मौलाना उमरैन महफूज रहमानी सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पढ़ाई। नमाज जनाजा खानकाह रहमानी के वसी मैदान में हुई। हुजूम का आलम यह था कि वसी मैदान मुकम्मिल खानखा और खानखा से बाहर दूर दराज तक हदे निगाह सर ही सर थे।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।